दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इनफेमस स्टॉक ब्रोकर स्कैमस्टर हर्षद मेहता के बारे में, जिनके नाम पर ये फेमस है हर्षद मेहता स्कैम 1992। और उनके स्कैम के बाद ही एनएससी की फॉर्मेशन हुई, सेबी को नई पावर्स मिली और उसके बाद ही ये सब जो रिफॉर्म्स आए फाइनेंशियल मार्केट में, शेयर मार्केट में, उसके स्कैम के बाद ही आए। तो कौन था हर्षद मेहता और उसने क्या स्कैम किए थे, और उसके बारे में आज का एपिसोड हम डिटेल में बात कर रहे हैं। तो आप बने रहे हमारे साथ, जानिए हर्षद मेहता के बारे में, जिसने उस समय के प्रधानमंत्री को भी अपने स्कैम के लपेटे में ले लिया था। दोस्तों, हर्षद मेहता का जो बर्थ है वो राजकोट के एक छोटे से मोरबी गांव में हुआ, और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 29/7/1954, 29 जुलाई 1954। तो राजकोट गुजराती जैन फैमिली से, बनिया फैमिली से ये बिलोंग करता था। और ये बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, इनके फादर टेक्सटाइल कंपनी में मुंबई के अंदर कार्यरत थे, छोटा सा बिजनेस भी करते थे वहाँ पर। तो इसने अपनी एजुकेशन पूरी कर ली, इसने अपनी बीकॉम डिग्री पूरी की लाला लाजपत राय कॉलेज से, मुंबई से। और उसके बाद इसने फर्स्ट जॉब पकड़ी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, नॉट नेशनल इंश्योरेंस। तो उसमें एज ए सेल्स पर्सन ज्वाइन किया। बट कुछ समय के बाद ही, विद इन फ्यू मंथ्स, ही लेफ्ट दैट जॉब एंड उसका इंटरेस्ट शेयर मार्केट में आ गया। तो उसने उस टाइम के एक फेमस ब्रोकर थे जिनका नाम था प्रसन्न प्रांजीवास दलाल, उनकी फर्म में इसने एज ए जॉबर ज्वाइन किया। और कुल मिलाकर इसने उनके साथ और अलग अलग कंपनीज में करीबन 8 साल तक काम किया। उस ज़माने के अंदर शेयर मार्केट में ऑनलाइन ट्रेडिंग तो नहीं होती थी, और सेबी भी नहीं था। सेबी फॉर्म तो हो चुका था, बट उसकी कोई टीथ नहीं थी, कोई पावर नहीं थी। सेबी की फॉर्मेशन तो 1988 में हो चुकी थी। बट जो स्टॉक एक्सचेंज था वो सिर्फ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था, एनएसई तो नहीं था। और पैन इंडिया के अंदर करीबन 27 स्टॉक एक्सचेंजेस थे। उस टाइम पर सारा काम मैनुअल होता था। और इसने क्या मॉडस ऑपरेंडी अपनाई थी, क्योंकि उस टाइम पर बैंकिंग सेक्टर में जो बैंक्स होते थे वो डायरेक्टली शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए उनको किसी ब्रोकर की सलाह लेनी पड़ती थी। और ब्रोकर का काम जो थे, जॉबर्स थे, वो देखते थे, उनका हेल्प करते थे। और ब्रोकर एक कमीशन एजेंट था, और काफ़ी हेफ्टी कमीशन होता था उस ज़माने के अंदर, क्योंकि सारा काम मैनुअल होता था। और किसी को भी कुछ भी शेयर्स लेने होते थे तो थ्रू ब्रोकर ही वो जा सकता था। डायरेक्टली रिंग के अंदर जाकर फिज़िकली वो स्टॉक परचेज नहीं कर सकता था, जैसे आज हम एनएससी के या बीएससी के प्लेटफॉर्म पर जाकर ऑनलाइन ही हम परचेज़ कर लेते हैं। तो वो सब उस टाइम पर सिक्योरिटीज़ लेना, और शेयर मार्केट के अंदर बहुत कम लोग थे। अगर हम आज की जो पॉपुलेशन है जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे हम कंपेयर करेंगे तो हार्डली 1% पीपल, उस टाइम की जो वॉल्यूम भी थे, ट्रेडिंग के वॉल्यूम भी, और वो भी 1% के अंदर अंदर ही थे। तो 1986 के अंदर बीएससी स्टॉक एक्सचेंज जो था, वहाँ पर ब्रोकिंग कार्ड निकलते थे, उसकी एक फ़ीस होती थी, बहुत हाई फीस होती थी। और इसने, हर्षद मेहता ने फंड्स अरेंज करके 1986 में ब्रोकिंग कार्ड बाई कर लिया और परचेज़ कर लिया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। फ़ीस करीबन 10 से 15 लाख या उससे भी ज़्यादा होती थी, उसका ऑप्शन होता था रादर। तो इसने वो कार्ड परचेज़ कर लिया, ब्रोकर का कार्ड। और इसको जो अलाउ हो गया शेयर मार्केट में काम करने के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। और इसने अपनी एक फर्म बनाई 1986 के अंदर ही,
ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी 1986 में स्टार्ट की। धीरे धीरे ये कंपनी पॉपुलर होती गई थ्रू वर्ड ऑफ पब्लिसिटी, माउथ पब्लिसिटी से, और इसने कई इन्फ्लुएंशियल लोगों को उसमें अपना मेंबर बनाया और उनके पैसे लगवाए। पहले तो इसने पॉलिटिशियंस को पकड़ा और कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट भी इसके साथ जुड़ गए, जिसमें आदित्य बिरला जो थे वो जुड़ गए, और हेमंत दास कोठारी जो थे बिजनेसमैन थे, प्लस वीडियोकॉन के जो ओनर्स थे वो जुड़ गए। तो ये कुल मिलाकर इसने जो अपना एक क्वार्टर बना लिया जो इन्फ्लुएंशियल लोगों का, जिससे ये लगे कि बहुत ही ये इम्पोर्टेंट ब्रोकर हो गया है शेयर मार्केट में। इसने जो मैकेनिज़्म किया, इसने सबसे पहले तो एसीसी सीमेंट को पकड़ा। एसीसी सीमेंट का शेयर उस ज़माने के अंदर 200 रुपये का होता था। तो जब हर्षद मेहता ने उसको हाथ लगाया या उसको पिकअप किया और उसको इतना इन्फ्लेटेड कर दिया कि 3 महीने में ही वो शेयर 9,000 रुपये का ट्रेड होने लग गया। इसके अलावा उसने स्टरलाइट इंडस्ट्रीज़, बिरला ग्रुप की कंपनी, और वीडियोकॉन ग्रुप की कंपनी को में भी उनके भी शेयर्स में इन्फ्लेशन की और उसमें भी मैनिपुलेशन की। तो ये जो मैनिपुलेशन थी ये बैंकिंग सेक्टर से और कुछ टॉप ऑफिशियल्स के कन्वीनियंस से सब हो रहा था, और जो बैंक्स थे वो भी इन्वॉल्व थे इसमें। सिटी बैंक था मेन, सिटी बैंक थे, कुछ बड़े ब्रोकर थे, पल्लव सेठ, अजय कायान और आदित्य बिरला जो मैं आपको बता ही चुका हूँ, हेमंत कोठारी और वीडियोकॉन ग्रुप, ये सब लोग इसके साथ इन्वॉल्व थे। और उस टाइम के एक आरबीआई गवर्नर श्री एस वेंकटरामन, वो भी इसमें इन्वॉल्व थे या उनकी नॉलेज में ये सब काम हो रहे थे। इसके अलावा बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, जो ब्लैक मनी जिनके पास जो भी होगा वो उनकी इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में थ्रू हर्षद मेहता ही रूट हो रही थी। मीडिया ने इसको बहुत हाईलाइट किया उस ज़माने के अंदर, और बिजनेस टुडे करके एक मैगजीन आती थी उस समय पे, और उसमें फ्रंट पेज के ऊपर इसकी फोटोग्राफ विद बिग बुल और दलाल स्ट्रीट में रैगिंग बुल। तो इस तरह से दिखाया गया कि शेयर मार्केट को ड्राइव यही कर रहा है। ये सब जो हो रहा था वो जो रिसीट्स होती हैं, बैंकिंग रिसीट्स, बिकॉज एक बैंक से अगर दूसरे बैंक में सिक्योरिटीज़ ट्रांसफ़र होती हैं तो थ्रू ब्रोकर ही होती हैं। तो ये ब्रोकर जो वाया मीडिया था, ये उसमें टाइम मिलता था, हफ्ते का बदला पीरियड होता था। जिसको हम आज की तारीख में फ्यूचर ऑप्शन गिनते हैं, एक्सपायरी होती है, तो उस टाइम पर बदला होता था। वो उस पीरियड के अंदर 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर ही वो पैसा शेयर मार्केट में लगा देता था। 15 दिन का टाइम होता था उस ज़माने में, और वो पैसे से प्रॉफिट लेकर अपना प्रॉफिट निकाल लेता था और दूसरे बैंक को पेमेंट हो रही थी। तो ये जो टोपीबाज सिस्टम था ये चल रहा था। बट एक टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्टर जो थी, उन्होंने स्कैम ब्रोक किया, सुचेता दलाल। उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट छापी, छोटा सा ही कॉलम आया था, तो उसमें स्कैम बताया गया कि that typical ready forward deal involved 2 banks brought together by a broker for a commission। तो इसमें कुछ इलीगल रेगुलेटरीज हो रही हैं। उस टाइम पर सेबी फॉर्म तो हो चुका था, बट सेबी के पास पावर नहीं थी, और कंट्री में भी टर्मोइल चल रही थी। जो हमारे कंट्री के अंदर पॉलिटिकल सिस्टम काफ़ी वीक था उस समय के अंदर। 1986 टू जो ये पीरियड है 1986 टू 1990, जब ये पीक पे आ चुका था 1990 में, तो उस टाइम पर पॉलिटिकल सिस्टम काफ़ी वीक था, और कंट्री के अंदर भी मंडल कमीशन और कमंडल की राजनीति चल रही थी, मंदिर मस्जिद की राजनीति चल रही थी। तो जो सिस्टम थे वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे जो जैसे आज के समय में है। तो चेक्स एंड कंट्रोल नहीं थे गवर्नमेंट के। तो ये स्कैम चल रहा था, और ये 23 अप्रैल 1992 को 23 अप्रैल 1992 को टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छपती है। और उसके बाद
जो सीबीआई है वो हरकत में आती है और एक्शन शुरू होता है। सेंट्रल इंटेलिजेंस इसमें इन्वॉल्व होती है और फाइनली ये पकड़ा जाता है। 27 केसेस इसके ऊपर होते हैं, बट ये 4 में ही कन्विक्ट हो पाता है। और जो टोटल स्कैम की वैल्यू गिनी जाती है आज की तारीख में 30,000 करोड़, तो 3.2 बिलियन इंडियन रुपीस में उतना बड़ा स्कैम था। तो आप समझ सकते हैं आज की तारीख में अगर इतना बड़ा अमाउंट होता है तो सिस्टम तो ज़रूर हिलेगा। और उस टाइम तो जब पॉपुलेशन भी बहुत कम थी, तो सिर्फ आज की वैल्यू के हिसाब से तो 1% का ही ट्रेडिंग वॉल्यूम होता था। खैर, कन्विक्ट हुआ और इसको जेल हुई। ये जो जेल हुई इसको 1992 में ही, और ये करीबन 7 से 8 साल जेल में रहा। 5 साल की जेल थी। जब कन्विक्ट हुआ तो उस समय तक 1998 था, और इसने लास्ट टाइम तक कोशिश की अपने आप को बचाने की। और उस टाइम के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव होते थे। 1992 के बाद का जो पीरियड है, और मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर होते थे, जो मोदी जी से पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। उस टाइम वो फाइनेंस मिनिस्टर होते थे, और उनके रहते हुए इसने पीवी नरसिम्हा राव को लपेटे में लेने की कोशिश की कि मैंने उनका पैसा लगवाया है, और 1 CR का कैश इसने टेबल पे प्रेस रिपोर्टर के सामने सूट केसेस में दिखाया। खैर, वो प्रूव नहीं हो पाया, और इसको फाइनली ये कन्विक्ट रहा जेल में। और इसकी 31 दिसंबर 2001 को हार्ट अटैक से, सीवियर हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है थाने जेल में। एट दैट टाइम ही वॉज जस्ट 47 साल की एज में ये चला गया। तो एक बहुत छोटी स्टोरी है जो 1986 से शुरू हुई इसकी, और 2001 में इसका एंड आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि हर झूठ के, हर स्कैम के का एंड होता है। इसके साथ ही इसके 3 ब्रदर भी थे, जिसमें अश्विन मेहता भी कन्विक्ट हुए था, जो इनके साथ ही जेल में थे, बट वो बाद में रिहा हो चुके थे। आज की तारीख में उनका कुछ अता पता नहीं है। और इसका एक बेटा था, उसका भी आज की तारीख में कोई वेयर अबाउट्स नहीं मालूम है कि वो कहाँ पर है। तो ये स्टोरी है हर्षद मेहता के बारे में, और हमें एक लेसन देती है जिससे गवर्नमेंट को भी और एडमिनिस्ट्रेशन को भी कि इस तरह के स्कैम ना हो। बट फिर भी इसी का एक एम्प्लॉय था केतन पारेख, उसने भी स्कैम किया 2003 में। सेम मॉडस ऑपरेंडी थी। खैर, वो भी पकड़ा गया और वो भी कन्विक्ट हुआ। तो स्कैमस्टर तो रहे हैं, और ये एक अच्छी बात है। काफ़ी टाइम से इस तरह की कोई भी न्यूज़ शेयर मार्केट में नहीं आई है। और अभी जो चेक्स एंड कंट्रोल्स हैं उसमें तो ये पॉसिबिलिटी भी काफ़ी कम है। हाँ, ये ज़रूर बात है कि कुछ शेयर ब्रोकिंग कंपनीज़ हैं वो फ्लॉप होती हैं या चेंज होती हैं, ओनरशिप चेंज होती है। बट अब सेबी के पास इतनी पावर है कि वो किसी भी तरह की जो इस तरह की इरेगुलरिटीज़ है उनको जल्दी से कंट्रोल कर सके। मैं रेफ़र कर रहा हूँ जेन स्ट्रीट के बारे में, जिसका अभी एक स्कैम पकड़ा गया था और सेबी ने उसके ऊपर पेनल्टी लगाई। तो एक बहुत बड़ा अमाउंट था, करोड़्स में। तो फाइनली उसने वो पे कर दिया। अब वो वापस से ट्रेडिंग कर रहा है। तो ये जो इसके जो इम्पैक्ट हुए थे, फाइनल कंक्लूजन क्या है, 1992 में जब ये स्कैम हो गया, फाइनल एक्सपोज हो गया, इमीडिएटली गवर्नमेंट ने सेबी एक्ट के थ्रू सेबी को पावर दी। जैसे अब आज की तारीख में आरबीआई को पावर है बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए, इंश्योरेंस के लिए IRDA है। इसी तरह से फाइनेंशियल सिस्टम को, फाइनेंशियल मैकेनिज्म को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए सेबी की फॉर्मेशन हुई थी। 2000 फॉर्मेशन तो 1988 में हुई थी, बट थ्रू सेबी एक्ट ये पावर दी गई इन अप्रैल थ्रू पार्लियामेंट एक्ट से पास होकर। और उसके बाद ही NSE की फॉर्मेशन हुई, और ऑनलाइन सिस्टम में जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस थे, पैन इंडिया 27 स्टॉक एक्सचेंजेस थे, सबको डिफंक्शन कर दिया गया, और उनकी जो भी ट्रेडिंग थी उसमें NSE में मर्ज कर दिया गया। NSE की फॉर्मेशन 1992 में ही हुई थी, अक्टूबर में, बट उसका जो ऑपरेशन शुरू हुआ था वो अप्रैल 1993 में हुआ। कैश सेगमेंट जिसको हम आज निफ्टी 50 की बात करते हैं,
इसकी स्टार्ट 1994 में हुई थी। निफ्टी 50 जो है 1994 में हुआ। और जो इंटरनेट बैंकिंग है वो सन 2000 से शुरू हुई, 1 अप्रैल 2000 से। मोबाइल ट्रेडिंग जो हम करते हैं, मोबाइल के ऊपर हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, ये सेगमेंट शुरू हुआ था अप्रैल 2010 में। तो और फ्यूचर एंड ऑप्शन आज की तारीख में सबसे बड़ा ट्रेड F&O में F&O सेगमेंट के ऊपर है। और F&O सेगमेंट में हम कॉल पुट या फ्यूचर में कुछ भी हम स्टॉक्स में भी या इंडेक्सेस में भी हम करते हैं, ट्रेड करते हैं। वो फंक्शन शुरू हुआ था 3 मई 2012 को। तो आप समझ सकते हैं आज 13 साल हो चुके हैं इस बात को। तो 13 साल से हम F&O का जो ऑप्शन है, और इसी की बदौलत आज NSE स्टॉक एक्सचेंज जो है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वो वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो इतना वॉल्यूम इसके ऊपर होता है। खैर, इंडियन इकोनॉमी तो आज की तारीख में 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और जल्दी ही इस साल के एंड तक या अगले साल तक 3rd लार्जेस्ट होने वाली है। तो उसमें NSE का भी योगदान है, और NSE और आगे वॉल्यूम को बढ़ाएगा। तो आप लोगों का क्या कहना है? और अगर आपका कुछ कमेंट्स हो इसके बारे में, हर्षद मेहता के बारे में, या आप इस तरह में और एपिसोड सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हुए हैं। इसके अलावा ही हम शेयर मार्केट में रेगुलर एपिसोड देते हैं, वीकली एपिसोड्स आते हैं। तो अगर आप हमारे एपिसोड्स को पसंद करते हैं तो आपको शेयर मार्केट में बेनिफिट भी हो सकता है। ऑस्ट्रोलॉजी बेस हमारी प्रेडिक्शंस रहती हैं, तो डिस्क्लेमर क्लॉज बिल्कुल उनके साथ है। तो आप चाहें तो वो एपिसोड्स भी देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।